हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के नियम, कैसे ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के कुछ एक आध नियम और देख लीजिए। अगला जो नियम है, या यूं कह दूं कि हम तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं डिस्कस कर रहे थे, तो उनमें हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, इनकी हमने डिस्कस कर ली थी। अब मैं बात करता हूं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, यानी और तत्वों के में कौन से नियम लागू होंगे। तो जैसे अगर पी ब्लॉक में हम जाएं, पी ब्लॉक में जाते हैं, पी ब्लॉक तत्वों में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां पे क्या होता है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो 3 से कितने हैं, 3 से लेके 8 तक हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 से 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी, देखिए संयोजकता होती है ना, संयोजकता होती है या तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बराबर, या 8 माइनस, ये या तो होती है 8 माइनस n, या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बराबर, या तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बराबर n, या फिर 8 माइनस n। ये तो होती है संयोजकता। और अगर इसी में हम लोग क्या कर दें, चिन्ह को शामिल कर लें, तो वो क्या हो जाएगी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे मैं बात करूं बोरोन परिवार की, तो बोरोन परिवार की क्या हो जाएगी, बोरोन फैमिली की, बोरोन परिवार की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी या तो होगी -3 या होगी +3। लेकिन देखिए -3 जो होती है वो ऑक्सीकरण अवस्था बहुत रेयरली देखने को मिलती है। -3 ऑक्सीकरण अवस्था रेयरली देखने को मिलती है, इसलिए मैं -3 को अवॉइड करता हूं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, यानी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको त्याग कर क्या करते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले तत्व होते हैं, नीचे वाले तत्व का मतलब क्या हो गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होते हैं। तो इनमें ये जो वाला जो तत्व है ये केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी 2 की कमी दर्शाता है। ऑक्सीकरण अवस्था में कितने की कमी दर्शाता है, 2 की कमी दर्शाता है। और ये आप लोग पढ़ते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव के नाम से। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग फिर पढ़ेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो सेम चीज आगे वालों में देखने को मिलेगी। जैसे कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली में क्या होगा, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +4, कभी कभी -4 भी होती है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो -4 होगी, +4 हो सकती है, -4 हो सकती है। लेकिन नीचे वालों में आप देखोगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो नीचे कौन आता है, लेड में आप देखोगे तो ज्यादातर लेड में आपको +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगी, +2। कारण क्या है, वही अक्रिय युग्म प्रभाव। कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव। इसी तरह से जो और आगे वाले तत्व हैं, और आगे वाले मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, तो उनमें क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो 3, ये नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करता है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3। ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था रेयरली दर्शाता है, हालांकि दर्शाता जरूर है, जैसे HNO3 में होती है, N2O5 में होती है, लेकिन ज्यादातर -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नाइट्रोजन तो ऐसा तत्व है जो -3 से लेके +5 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। -3 से +5 सभी, -3 से +5 सभी तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन ज्यादा कॉमन जो है वो है इसकी -3 ऑक्सीकरण अवस्था। फास्फोरस की ज्यादा कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था है +5, हालांकि -3 भी दर्शाता है। और नीचे आप चलेंगे तो जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें 2 की कमी देखने को मिलती है। इसका मतलब बिस्मथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। बिस्मथ क्या करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यह रेयरली +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एक यौगिक है BiF5, BiF5 बिस्मथ का पेंटाफ्लोराइड, इसमें बिस्मथ की +5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके अलावा बिस्मथ केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब बात करें ऑक्सीजन परिवार की, ऑक्सीजन फैमिली,
तो ये लीजिए भैया ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन आएंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वही, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 2 ग्रहण करेंगे या 6 त्याग देंगे। तो ज्यादातर ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन कभी भी +6 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणी है। और दूसरी बात यह है, ये वाले जो हैं सारे, भले बोरोन ले लीजिए, कार्बन, पहला तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं? इनके बाह्यतम कोश जो होता है इनका वो दूसरा होता है जिसमें केवल 2s और 2p, 2 तरह के उपकोश होते हैं। 2s में 1 कक्षक होता है, 2p में 3 कक्षक होते हैं। कुल मिलाकर कितने कक्षक उपलब्ध है? 4। और 4 ही कक्षक उपलब्ध होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ना, वो भी ज्यादातर 4 से ज्यादा या +4 -4 जो भी है उससे ज्यादा अक्सर नहीं होती है। हालांकि नाइट्रोजन की +5 है, लेकिन वहां पर भी सहसंयोजकता तो 4 ही आएगी। ठीक है, इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। अब ऑक्सीजन परिवार जो है, ऑक्सीजन परिवार की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है -2। सल्फर भी -2 भी दर्शाता है, सल्फर लेकिन +6 भी दर्शाता है ना। सल्फर +6 भी दर्शाता है, जैसे यहाँ फॉस्फोरस -3 भी दर्शाता है लेकिन +5 भी दर्शाता है। और नीचे आप जाते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में आपको पता है 2 की कमी देखने को मिलती है। तो ये जो टेल्यूरियम है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। हम पोलोनियम की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पोलोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय है। पोलोनियम कैसा है? रेडियो सक्रिय है। इसलिए हम लोग, मैं यहाँ पर उदाहरण जो है वो किसका ले रहा हूँ? टेल्यूरियम का। टेल्यूरियम क्या करता है? +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है अक्सर। ठीक है, ये बात हुई ऑक्सीजन परिवार की। हेलोजन परिवार की हमने चर्चा करी ली। और उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो सामान्यतः बंधन नहीं बनाती हैं, इसलिए हम वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था की उनकी बात नहीं करेंगे। ये बात हुई पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के बाद देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं ये क्या करते हैं? ये एक से अधिक तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित भी आसानी से हो जाती हैं। यानी इनकी खास बात क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कैसी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? परिवर्तनशील। इसलिए हम लोगों को इनका सामान्य नियम बनाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन +2 भी दर्शाता है और +3 भी दर्शाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था एक से ज्यादा तरह की दर्शा सकते हैं, इसलिए इनमें सामान्य नियम की जरूरत नहीं है। हेलो, इसके बाद एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में भी सेम चीज है। एफ ब्लॉक में भी क्या होता है? एफ ब्लॉक में भी बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने की प्रवृत्ति होती है एफ ब्लॉक में भी। हालांकि एफ ब्लॉक में लेंथ नोड में इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। लेंथ नोड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन फिर भी इनके लिए कोई कॉमन नियम बनाने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डी ब्लॉक में कुछ खास उदाहरणों की। डी ब्लॉक के कुछ खास उदाहरण जो हैं, यानी ये जो डी ब्लॉक के यौगिक है ना, ये क्या करते हैं? उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं। उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं? ये उदासीन अणुओं से या फिर आयनों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और उनसे चारों ओर से गिर जाते हैं, है ना। तो जो उदासीन अणु या आयन इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो हमें उपसंयोजक यौगिकों में यह ध्यान रखना है कि जब लिगेंड उदासीन, कैसा हो? उदासीन। यानी ये कह दूं कि जब धातु परमाणु या आयन, जब धातु परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? छोटे छोटे उदासीन अणुओं से, उदासीन अणु से जुड़ा हो, छोटे उदासीन अणु से बंधित हो। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे NH3, H2O, CO, है ना। इस तरह के अणुओं से जब बंधित होता है तो इन अणुओं का जो आवेश है वो 0 माना जाता है। इनकी क्या मानी जाती है? ऑक्सीकरण अवस्था 0 मानी जाती है। इसकी भी 0 मानी जाएगी, इसकी भी 0 मानी जाएगी। 0 ऑक्सीकरण अवस्था मानी जाती है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था। और 0 ऑक्सीकरण अवस्था मानकर हम लोग क्या करते हैं?
धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करते हैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ये ले लिया आपने CONH3 होल 6 प्लस 3, ये दे दिया सपोज, और आपसे पूछा गया कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो आप क्या करेंगे, X मान लेंगे। अमोनिया कितने जुड़े हुए हैं, 6, और अमोनिया की माननी कितनी है, अमोनिया कितनी होती है ऑक्सीकरण अवस्था, उदासीन अणु है, 0 होगी, और कुल मिलाकर पूरे पर कितना आवेश है, +3, तो हम क्या करेंगे, x + 6 × 0 बराबर +3, तो यहाँ पे हमारे पास x का मान आ जाएगा +3। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपको दे दिया गया NiCO होल 4, और आपसे पूछे निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, निकल की x मान लेंगे। CO कितने जुड़े हुए हैं, 4, एक CO की कितनी है, 0, कुल मिलाकर कितनी होगी, 0, उदासीन है, इसलिए x कितना आ जाएगा भैया, x आ जाएगा आपके 0, x कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। अब हम कुछ सामान्य उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक बार पिछली स्लाइड पे वापस आता हूँ। पिछली स्लाइड में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है टॉपिक क्या है अपना, मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो वापस आइए, ऑक्सीकरण अवस्था के हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं और कैसे ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालेंगे। सपोज देखिए, निम्न यौगिकों में, यौगिक भी हो सकता है या कुछ भी ले सकता हूं, है ना, आयन भी ले सकता हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं निम्नलिखित स्पीशीज में जो रेखांकित किया हुआ है उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण, अरे हो क्या रहा है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, है ना। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये कुछ स्पीशीज हैं, इनमें आपको रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, तो कैसे करेंगे देखिए। सपोज ये दे दिया आपको KMnO4, क्या दे दिया, KMnO4 दे दिया, K2Cr2O7 दे दिया, आपको दे दिया गया सपोज H2SO4, सपोज आपको दे दिया HNO3, या NO3 माइनस भी ले सकते हैं ना, NO3 माइनस ले लें, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये लीजिए NO3 माइनस हो सकता है, आपको दे दिया गया हो इसी तरह का और कोई भी यौगिक दे दिया, जैसे NaFeCN6, Na4FeCN6, Na4FeCN6, और कोई यौगिक दे दिया K2SO4, NaOCl, आपको दे दिया हो CaOCl2 भी बोल सकते हैं, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। और सपोज ये दे दिया आपको C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक, और इनमें आपसे पूछी है रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तो मैं रेखांकित कर देता हूं। इसमें Mn की पूछी है, इसमें क्रोमियम की, इसमें सल्फर की, इसमें नाइट्रोजन, इसमें आयरन, इसमें सल्फर, इसमें ऑक्सीजन, इसमें क्लोरीन, दोनों क्लोरीन की पूछी है, और इसमें कार्बन की। सपोज इस तरह की हमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं निर्धारित करनी है। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें, हमारे नियम काम में लेंगे। जहां आवश्यकता होगी नियमों से विचलन की, वहां मैं बता दूंगा कि क्या ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले KMnO4, पहला उदाहरण ले रहा हूं।
फर्स्ट एग्जांपल है KMnO4। सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, Mn की x मान लेंगे और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। पोटेशियम की कितनी होगी, +1। मैग्नीज की क्या मानेंगे, x। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 0। तो जब आप x निकालेंगे इस माध्यम से, इस तरीके से, तो x कितना आ जाएगा, +7। x कितना आ जाएगा, +7। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा K2Cr2O7। K2Cr2O7 सेम ऐसे ही करेंगे। पोटेशियम की +1 मान लेंगे, क्रोमियम की x मान लेंगे, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2। तो आप क्या करेंगे, 2 पोटेशियम है, एक की हो जाएगी +1, प्लस 2 क्रोमियम है, एक की मान ली x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 7, एक की कितनी होगी, -2। कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 0। कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी भाई, 0। इसको आप हल करेंगे, +2 + 2x + 14, सॉरी -14 है, -14 = 0। तो 2x का मान आएगा +12, x आ जाएगा +6। x कितना आ जाएगा, +6। इस तरह से हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। थर्ड है H2SO4। H2SO4 की संरचना से भी निकाली जा सकती है और ऐसे भी निकाली जा सकती है। मैं कहूंगा सल्फर और फास्फोरस के जितने भी यौगिक हैं उनकी आपको संरचना बनानी आनी चाहिए। हालांकि मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे संरचना बनाई जाती है सल्फर और फास्फोरस के यौगिकों की, लेकिन आपको संरचना बनाना आना चाहिए और उसी संरचना से ही ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है आपको। हालांकि मैं यहाँ पर x मान के निकाल रहा हूँ। H2SO4 के केस में चूंकि मुझे ध्यान है कि H2SO4 के केस में x मान के निकालेंगे तो भी सही आएगी, इसलिए मैं आपको x मान के भी बता देता हूँ। पर ज़्यादातर केस में x मानने के निकालने पर आंसर सही नहीं आता है सल्फर और फास्फोरस के यौगिकों में। तो मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन +1, सल्फर की x मान लेंगे, ऑक्सीजन 4 है, एक पर -2, कुल मिला के 0। तो x यहाँ पे आप निकालेंगे तो +6 आएगा। कितना आएगा, +6। और अगर इसकी संरचना बना के निकालें तो संरचना 2 तरह से बना सकते हैं। संरचना ऐसे होती है, एक तो H2SO4 की H डबल बॉन्ड O, OH OH, ये संरचना है। संरचना से हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं इसको देखिए, इसको ध्यान से समझिए। संरचना से ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करके देखते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, और बॉन्ड को तोड़ के जितने बॉन्ड को तोड़ोगे उतना आवेश दोनों परमाणुओं पर लगा देंगे जिनके बीच का बॉन्ड तोड़ा गया है। फिर उसके आगे चिन्ह लगाएंगे, और चिन्ह जो ज्यादा विद्युत ऋणी है उस पर माइनस का लगाएंगे और कम विद्युत ऋणी पर प्लस का लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के 2 बॉन्ड तोड़े, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 आवेश इस पे लिखेंगे और 2 ही इस पर लिखेंगे। ज्यादा विद्युत ऋणी पर माइनस का यानी ऑक्सीजन पर माइनस, और कम विद्युत ऋणी पर प्लस यानी इस पर प्लस। इसी तरह से हम इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, -1 इस पे आ जाएगा +1, सॉरी इस पे आ जाएगा +1 और इस पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक, इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, -2 और +2। फिर इधर वाला तोड़ेंगे, -1 और इधर कितना आ जाएगा, +1। अब आप सल्फर पे देखिए कितना आ रहा है, सल्फर पे कितना आ रहा है, अच्छा यहां गड़बड़ कर दिया मैंने, वापस आइए, मैंने क्या किया, यहां गलत लिख दिया। यहां देखिए, यहां कितना है, -1 और इस पे कितना आएगा, +1। इसके बाद इसको तोड़ा, -2 +2, इसको तोड़ेंगे -1 और +1। अब आप देखिए सल्फर पर कितना आ रहा है, +2 +2 +1 +1, टोटल मिला के कितना आ रहा है, +6 आवेश आ रहा है। ठीक है, तो H2SO4 में सल्फर का आवेश आएगा +6। हालांकि ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम उपसहसंयोजक बंध बना के भी दिखा सकते हैं, और उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे तब हम क्या नियम लगाएंगे ये भी हम आगे चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड्स में। फोर्थ ले रहा हूं मैं, फोर्थ तो मैंने लिखा ही नहीं, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग फोर्थ और लिख लेते हैं इसमें, है ना, फोर्थ और लिख लेते हैं। मैं इसको नंबर दे रहा हूं 4, ये मेरा 4 नंबर। और फिफ्थ एग्जाम्पल मैं और कोई ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे N3H। देखिए NO3 माइनस जो है इसका वही पैटर्न, फोर्थ
NO3 माइनस, नाइट्रोजन की X मानेंगे, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन पर माइनस 2 आवेश, एक ऑक्सीजन पर माइनस 2, कुल मिला के -1, इसलिए X कितना आ जाएगा +5, X आ जाएगा +5। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। इसमें आप X मान के अगर करेंगे तो ये गलत होगा। X मान के करेंगे तो देखो नाइट्रोजन का होगा X, 3 नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन पर कितना होता है +1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x का मान आएगा -1/3, लेकिन ये सही नहीं है। -1/3 का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन पर तीनों पर कितना कितना आवेश है -1/3, -1/3, -1/3, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसकी संरचना से होगा। जब भी कहीं ऑक्सीकण अवस्था भिन्नात्मक आए तो आपको डाउट होना चाहिए, आपको उसको ये देखना चाहिए कि उसकी और कोई संभावना बनती है क्या, और हम क्या करते हैं ऐसे केस में स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो देखिए जो N3H होता है उसमें ऐसे होता है N डबल बॉन्ड N, इस बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है और इन दोनों पे क्या होता है नेगेटिव। ये तो होता है N3 माइनस, ये तो होता है N3 माइनस, और ये है H प्लस। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये नाइट्रोजन -1, ये -1, ये +1 और हाइड्रोजन पे +1, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यानी मैं ये कह दूं कि ये जो तीनों नाइट्रोजन है इन पे मिला के -1 होगा, तीनों नाइट्रोजन पे मिला के क्या होगा -1। देखिए -1 +1 और -1, इसका मतलब तीनों पे मिला के हो जाएगा -1। ठीक है। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनती है जिसमें नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, एक तरफ और एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे भी बनाते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N और N। यहाँ पे तो होता है +1 और इस पे होता है -2 और फिर ये H प्लस, लेकिन ये वाली संरचना जो है वो ज़्यादा सही है बजाय इसके। तो इस तरह से आवेश निकाला जाता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं Na4FeCN6-4। अगर इसकी बात करें 6th एग्जाम्पल की, तो देखिए 6th एग्जाम्पल क्या है, Na4FeCN6। इसमें सोडियम कितने हैं? 4 हैं। एक सोडियम क्षार धातु है, +1 आवेश होगा। Fe का मान लेंगे X, साइनाइड 6 है, और साइनाइड पर होता है -1 माइनस होता है, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब X आ जाएगा यहाँ पर +2। इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। नेक्स्ट K2SO4। तो K2SO4 ठीक वैसा ही होगा जैसा H2SO4 है। H प्लस को हटा के क्या लगा दिया K प्लस, इसका मतलब ये सेम ही रहेगा। NaOCl में देखो सोडियम पर तो होता है +1 और क्लोराइड पर होता है -1। सोडियम पर कितना होता है +1 और क्लोराइड पर क्या होगा -1, तो फिर ऑक्सीजन का, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पे माइनस आवेश आएगा, और ऑक्सीजन पे कितना माइनस आवेश आएगा जितना इन दोनों पर प्लस आएगा। यानी मैं ये कह दूं कि ऑक्सीजन जब सोडियम से बॉन्ड बनाएगा तो सोडियम पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, और ऑक्सीजन जब क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तब भी ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और क्लोरीन पे क्या आएगा प्लस। तो दोनों ही केस में इधर भी प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा भैया -2 आवेश। कितना आएगा -2। अब आप इसमें आ जाइए, सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ क्लोरीन पर +1 आएगा और ऑक्सीजन पर कितना आएगा -1। यहाँ क्लोरीन अकेला है, इस पे कितना आएगा -1, और कैल्शियम पर आएगा +2, और इस कैल्शियम से ऑक्सीजन सीधा बॉन्डेड है, इसलिए इस पे फिर कैल्शियम पे क्या आएगा, इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा -1। इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा इधर अच्छे से बता देता हूँ। इस तरह से बना सकते हैं आप कैल्शियम OCl और Cl, यहाँ -1 यहाँ +1, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाला, तो इस पे -1 इस पे +1, यानी कैल्शियम पर तो कितना आ गया +2, ऑक्सीजन पे इधर -1। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ +1 और ऑक्सीजन पे -1, तो ऑक्सीजन पर कुल मिला के कितना आ गया -2, क्लोरीन पे इस पे +1 और इस पे -1। ये पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का उदाहरण। और लास्ट केस है C3O2। लास्ट केस क्या है C3O2। C3O2 जो है
इसका फिर वही वैसे ही करें, अगर C3O2 को अगर x मान के सोल्व करते हैं, 3 कार्बन है, तीनों का 3x हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब 3x बराबर होगा +4, तो x आ जाएगा +4/3। और फिर वही चीज, अगर ये ऑक्सीकरण अवस्था, तो आपको सोचना पड़ेगा कुछ और विकल्प हो सकता है क्या। तो उस केस में आप क्या करेंगे? संरचना बना, और C3O2 की जब संरचना बनाएंगे तो C3O2 की संरचना इस तरह से होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। अब बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे -2, इस पे +2। इधर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे -2, इस पर +2। और इन बॉन्ड्स को आप तोड़ो या मत तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एक जैसे परमाणुओं के बीच में है, और जब एक जैसे परमाणुओं के बीच के बॉन्ड्स आप ब्रेक करेंगे तो किसी परमाणु पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि बीच वाले पर तो है 0, इधर वाले पर +2, इधर वाले पर भी +2, तो तीनों पे मिला के कितना हो गया? +2, 0, +2, यानी टोटल मिला के +4 हो गया। तीनों पे मिला के +4 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था की देखते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, CrO5। अगर आप x मान के तो यहां क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 10, जो कि संभव नहीं है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है ओस्मियम और रूथीनियम की, उन तो मैं इधर लिख देता हूं ये चीज, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था अगर किसी तत्व की है तो वो है, एक तो है कौन? ओस्मियम। यहां पर ओस्मियम की है +8, और एक है रूथीनियम। रूथीनियम का भी टेट्रा ऑक्साइड बनता है RuO4, यहां पर भी क्या होती है? +8। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला ध्यान रखना है, मान के निकालेंगे कितनी आएगी? +10 आएगी, जो कि हो नहीं सकती। इसलिए यहां पर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। CrO5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से होती है। Cr डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O, O O O, और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ब्रेक करके देखिए क्या आएगी? +6 क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था। ये इसलिए है कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जिन यौगिकों में ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बंध। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? पेरोक्साइड बंध। आप ऑक्सी ब्रेक करके देख सकते हैं। ये वाला ब्रेक करेंगे -2 +2, ये वाला ब्रेक करेंगे -1 +1, ये वाला ब्रेक करेंगे -1 +1, इधर से -1 +1, इधर -1 +1, और क्रोमियम की टोटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के क्या नियम है और कैसे यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें। तो हमने CrO5 डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं कैरो अम्ल की, H2SO5। तो H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। H2SO5 अगर आपको दे दिया जाए, इसको बोलते हैं कैरो अम्ल। क्या कहते हैं? कैरो अम्ल। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, HOSOOH, और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें देखिए ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? पेरोक्साइड बंध। यानी इसमें पेरोक्साइड बंध है। और सल्फर के जिन यौगिकों में पेरोक्साइड बंध होता है वहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी आती है? +6 आती है। तो आप बॉन्ड्स ब्रेक करके देख सकते हैं। इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे -2, इस पे +2। इधर वाला ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे -2, इस पे +2। साइड वाला करेंगे -1 +1, इधर वाला करेंगे -1 +1। इस तरह से सल्फर की टोटल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया H2S2O8 का। यह है मार्शल अम्ल। मार्शल अम्ल
जो है इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड बंद होता है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका यह है कि आप क्या करें, एक तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दें, यानी जितने भी ऑक्सो अम्ल होते हैं उनकी संरचना बनाने की खास बात यही है कि उनमें एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, एक OH बॉन्ड होता है, यानी ये दोनों बॉन्ड आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है, ऐसे इधर भी क्या करेंगे, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देंगे और सल्फर और OH बॉन्ड भी बनाएंगे। फिर जो बचे हुए ऑक्सीजन है उनको कोशिश करो डबल बॉन्ड से जितने जुड़ सकते हैं डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सल्फर से 2 ही डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं ऑक्सीजन S, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, और 2 ऑक्सीजन जो है उनको पेरोक्साइड बंध से हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा मार्शल अम्ल, हम ऑक्सीकरण अवस्था इसमें भी निकालेंगे तो क्या होगा, वही बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो इस पे -2, इस पे +2, ऐसे ही इधर वाला करेंगे -1 +1, इधर वाला ब्रेक करेंगे -2 +2, और इधर वाला ब्रेक करेंगे -1 +1। इस तरह से सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था टोटल कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था दोनों की कितनी आएगी, +6। नेक्स्ट देखिए, हमने उदाहरण लिए फास्फोरस के अम्लों, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल ले रहा हूं H3PO2, H3PO3 और H3PO4। H3PO4 में सल्फर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है +5, और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले में हम क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं, तो ये है फास्फोरिक अम्ल। और जब उससे कम ऑक्सीकरण अवस्था हो तब हम लगाते हैं अस, तो ये है, इसमें फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। और कम से भी कम हो, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से भी कम हो, तो फिर हम हाइपो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हाइपो। देखो ज्यादा से भी ज्यादा हो तब हम पायरो लगाते हैं, और कम से भी कम हो तब हम क्या लगाते हैं, हाइपो। तो यहाँ पर हाइपो लगाएंगे, हाइपो फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। अब इनकी जब संरचना बनाएंगे तो संरचना में वही चीज ध्यान रखनी है, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ेंगे और एक OH जोड़ेंगे, इसके अलावा जो बचेंगे समूह उनको सीधा जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और OH जोड़ देते हैं तो 2 हाइड्रोजन बचते हैं, दोनों को सीधा जोड़ेंगे। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, इसके बाद में एक ऑक्सीजन बच गया, 2 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, फिर एक हाइड्रोजन बचेगा उसको सीधा जोड़ दीजिए। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इनकी संरचनाएं बनाते हैं। अब इनमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना देख लीजिए, ये एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका हूं, दूसरे एग्जाम्पल में कर देता हूं, एक ही बात है, दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ आ जाएगा -2, फास्फोरस पे आ जाएगा +2, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1 +1, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1 +1, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे फास्फोरस हाइड्रोजन के, तो इस पे +1 हाइड्रोजन पे आएगा और फास्फोरस पे कितना आएगा, -1। इस प्रकार टोटल आएगा फास्फोरस पे +3, कितनी आ जाएगी, +3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट लिया हमने Br3O8। Br3O8 में अगर आप x मान के निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा +16/3, आप x मान के कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, +16/3। लेकिन वही बात, भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आ जाए तो हमें क्या करना है, दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढना है कि क्या ऐसा संभव है कि और कोई ऑक्सीकरण अवस्था और किसी विधि से ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाए। तो वो क्या है, हम संरचना बना के निकाल सकते हैं। तो जब इसकी संरचना बनाते हैं तो तीनों Br सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और तीनों पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, बीच वाले पर डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन और साइड वालों पर 3 ऑक्सीजन। जब आप इनके बॉन्ड्स ब्रेक करके ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो देखिए -2 +2, ये वाला ब्रेक करेंगे -2 +2, और ये वाला ब्रेक करेंगे -2 +2, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी टोटल, +6, बीच वाले की +4, इधर वाले की फिर +6, तो टोटल +6 +4 +6 तीनों की मिला के +16 आती है। ठीक है, हमें एक एक की अलग अलग बतानी है, +6 +4 +6 इस तरह से आएगी। ये वाला केस जो है Na2H2O3, ये वाला केस बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो Na2H2O3.10H2O, इसको हाइपोविलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोविलियन कहते हैं। फोटोग्राफी में हम इसको काम में लेते हैं। Na2H2O3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो Na2H2O3 की मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें मैंने क्या किया है, देखिए आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड सल्फर बना सकते थे, डबल बॉन्ड बना सकते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों तरह की संरचनाएं अलाउ हैं। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, उपसहसंयोजक बंध बनाया है। उपसहसंयोजक बंध बनाने से क्या फायदा, आपको
नियमों, नए जो उपसंयोजक बंध में कौन से नियम लगते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के, उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये Na2H2O3 की संरचना है, बीच में बनाया है सल्फर, इधर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट मोड के साथ, इधर सल्फर और दोनों तरफ ONA। अब उपसंयोजक बंध जब आता है तब हम क्या करते हैं, ये 3 नियम ध्यान रखते हैं। एक तो क्या है कि उपसंयोजक बंध में जब बंध की दिशा, देखिए यहां सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ है, सल्फर कम विद्युत ऋणी है और ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणी। तो कम विद्युत ऋणी से ज्यादा विद्युत ऋणी की ओर जब दिशा होती है तो कम विद्युत ऋणी पर यानी दाता पर तो आता है +2 और ग्राही पर आता है -2। और यहां सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड है, दोनों कैसे हैं, एक समान विद्युत ऋणता वाले हैं, एक जैसे ही हैं। तो जब समान विद्युत ऋणता वालों के बीच में हो तब भी दाता पर +2 आता है और ग्राही पर कितना आता है, -2। लेकिन ये वाला तीसरा जो है ये बड़ा खास है कि जब ज्यादा विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी की ओर हो दिशा तो दोनों पर ही आवेश 0 आता है, दोनों पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं आता है। तो ये नियम लगा के हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था जो है यहाँ सल्फर की कितनी है, X मानेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक करके मेथड से। तो ये इसमें तो क्या होगा, ग्राही पर -2 और दाता पर +2, क्योंकि कम विद्युत ऋणी से ज्यादा विद्युत ऋणी की ओर है। यहाँ पे भी क्या होगा, समान विद्युत ऋणता वालों पे है, इसलिए ग्राही दाता पे +2 और ग्राही पे -2। और इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, इस पे आ जाएगा -1 और इस पे आ जाएगा +1। इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे -1 और इस पे +1, टोटल करेंगे +2 +2 +1 +1, टोटल कितना आ जाएगा, +6। तो यानी ये वाला जो सल्फर है इसकी तो आ गई +6 और दूसरा जो सल्फर है इसकी आ गई -2। तो ये पूछा जाता है Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। ऑप्शन में आपको मिलता है +2 +6 -2 और एक ऑप्शन में मिलेगा +6, -2। तो दोनों ऑप्शन, दोनों जिसमें हो वो वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने लिया है हाइड्रोजन साइनाइड HCN और दूसरा एग्जांपल यह है HNC आइसोसाइनाइड। दोनों में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी, दोनों में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +2। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे आएगा +1 और इस पे आएगा -1। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, उनको ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, इस पे आएगा -3 और कार्बन कम विद्युत ऋणी है, उस पे कितना आएगा, +3। +3 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2। तो HCN में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +2। अब आप आइसोसाइनाइड में देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, इन दोनों का बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे +1 और इस पे -1, ये तो सिंपल है। उपसंयोजक बंध के केस में उपसंयोजक बंध ज्यादा विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी की ओर है, इसलिए दोनों पर आवेश कितना होगा, 0 0। लेकिन उसके अलावा जो 2 बॉन्ड और है उनकी वजह से 2 आवेश इस पे आएगा, 2 इस पे आएगा, प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे आएगा, वो विद्युत ऋणता पर निर्भर रहेगा। इसकी विद्युत ऋणता कम है, इस पे +2 आएगा और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, इसलिए उस पे क्या आएगा, -2। तो यहाँ कार्बन पे कितना आ रहा है, +2। कार्बन पे दोनों ही केस में, भले ही वो साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड हो, दोनों ही केस में कितना आएगा, 0। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है ग्लूकोज C6H12O6, तो वो CH2O के बहुलक हैं। जैसे ये CH2O की 6 इकाइयां हैं, यहाँ पर CH2O की क्या है, 6 इकाइयां, और ये इकाइयां आपस में इस तरह से जुड़ती हैं, यानी ऊपर नीचे पूरी ये कार्बन की चेन है और इस कार्बन के एक तरफ H होता है, एक तरफ क्या होता है, OH। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1 और कार्बन पे क्या आ जाएगा, -1। इधर वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो इस पे आ जाएगा +1 और इस पे क्या आ जाएगा, -1। इस तरह से कार्बन पे टोटल कितना हुआ, एक -1 एक तरफ से +1, तो टोटल हो जाएगा 0। इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोहाइड्रेट में हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। एक और उदाहरण मैंने लिखा था H4P2O7। H4P2O7 जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ फास्फोरस लिख लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, दोनों को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। इस पे भी एक OH लगाएंगे, इस पे एक OH लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें 3 परमाणु शेष बचेंगे, 3 ऑक्सीजन परमाणु शेष बचेंगे। तो 3 को आप दोनों में आधा आधा तो बांट नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को दोनों से जोड़ देंगे। इसके बाद 2 ऑक्सीजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो दोनों पे OH समूह लगाएंगे। और इसके बाद इस संरचना में बॉन्ड ब्रेक करके जब आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +5। नेक्स्ट देखिए
ऑक्सीकरण अवस्था क्या काम आती है, ऑक्सीकरण अवस्था के अनुप्रयोग क्या है। तो ऑक्सीकरण अवस्था एक तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को देखने में हेल्प करती है। जिस ऑक्साइड में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी वो ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का क्रम ये ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करेगा। जिस ऑक्साइड में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कम आएगी, जैसे मैंने यहाँ तीन उदाहरण लिए MnO, MnO2 और Mn2O3, तो यहाँ MnO में मैंगनीज की +2 है, Mn2O3 में +3 है और इसमें +4 है, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा वो ऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। ये चीज आप ऑक्सो अम्लों में नहीं लगाएंगे। देखिए ऑक्सो अम्लों में अगर लगाएंगे ऐसा लगता है H3PO2, H3PO3, H3PO4, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, तो फिर +5 वाला ज्यादा अम्लीय होना चाहिए। और स्ट्रक्चर बना के देखें तो उसमें भी क्या होगा, 3 OH दिखाई देते हैं हमें। कितने OH दिखाई देते हैं, 3, तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अम्लीय होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाला ज्यादा अम्लीय होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, H और OH। यानी अम्लीय कौन होता है, अम्लीय वो ज्यादा होता है जिसमें फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बटे फॉस्फोरस OH बॉन्ड्स ज्यादा हो। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फॉस्फोरस OH के जो बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या का अनुपात ज्यादा हो, ज्यादा अम्लीय होता है। ये ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देखिए फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो क्या है, तीनों में एक एक है, लेकिन ये अगर रेशियो आप निकालेंगे तो 1/1 आएगा, इसमें 1/2 आएगा और इसमें कितना आएगा, 1/3। सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, H3PO2 में। इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, अच्छा अपचायक भी होगा, ज्यादा एसिडिक होगा और अच्छा अपचायक भी होगा। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था और कहाँ काम आती है, तो तुल्यांकी भार के निर्धारण में काम आती है। तुल्यांकी भार अगर किसी भी तत्व का हमें निकालना है, किसी भी ऑक्सीकारक या अपचायक का निकालना, मैं ये कह दूं, तो उसके तुल्यांकी भार के लिए हम लोग क्या काम में ले रहे थे, उसके मोलर द्रव्यमान को ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन से विभाजित कर रहे थे। मोलर द्रव्यमान में किसका भाग लगा रहे थे, मोलर द्रव्यमान में ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन का भाग लगा रहे थे, परिवर्तन का, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन से विभाजित कर रहे थे। तो तुल्यांकी भार निर्धारण में ऑक्सीकरण अवस्था हमारी हेल्प करती है। इसका मैं एक उदाहरण भी ले सकता हूं कि अगर आपको KMnO4 का पूछा जाए आपसे, किसका पूछा जाए, KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए 3 तरह के माध्यम में ये अलग अलग तरह से रिएक्शन करता है। अगर आप इसको देखें अम्लीय माध्यम में, कैसे माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो ये जो MnO4 माइनस है, KMnO4 में कौन है, MnO4 माइनस K+, ये MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। यानी ऑक्सीकरण अवस्था में कितने का परिवर्तन होता है, 5 का। तो इसका मोलर द्रव्यमान बटे 5 हो जाएगा। तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान बटे 5, मोलर द्रव्यमान बटे 5। और अगर माध्यम ले रहे हैं उदासीन, कैसा ले रहे हैं, उदासीन, तो उदासीन में ये MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में। ये याद रखने की चीज है, याद रखना है आपको। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था में +7 से +2, +7 से +4 यानी 3 का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ तुल्यांकी द्रव्यमान जो होगा वो होगा मोलर द्रव्यमान बटे 3। और अगर माध्यम लिया जाए क्षारीय, कैसा माध्यम लिया जाए, क्षारीय माध्यम लिया जाए, तो ये K2MnO4 में बदलता है। किसमें बदलता है, K2MnO4 में। यानी ऐसे कह दूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं कि MnO4 माइनस जो है वो MnO4 -2 में बदलता है। यहां +7 से +6 में चला जाता है। तो यहां तुल्यांकी द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान बटे 1 ही होगा, यानी मोलर द्रव्यमान के बराबर ही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान के बराबर। ये थी बात ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके विभिन्न तरह के उदाहरण पढ़े, और ऑक्सीकरण अवस्था का अनुप्रयोग क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ काम आती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था विधि से या फिर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित करते हैं। धन्यवाद।